ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा, आज के जो एमसीक्यूज वैसे जनरल है ना, 601 से लेके 650 तक रिलेटिवली थोड़े ईजियर वाला बैच है। इसके बाद जो 800 वाली लाइन होगी ना, वो थोड़ी सी ऐसी है जो थोड़ा माइक्रो वालों की तरह थोड़ी टेलर्ड है। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज शोन टू रिजाइड इन वट चीज़। तो पॉजिटिव नेगेटिव का हमें पता है कि सेल वॉल थिकनेस पे होता है। पॉजिटिव जो है वो क्रिस्टल वायलेट पकड़ जाएंगे क्योंकि उनकी पेप्टिडोग्लाइकन वॉल, उनकी सेल वॉल थिक है। द एक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग इज, तो ये भी हम पिछली दफ़ा कर चुके हैं कि एल्कोहल का क्या फंक्शन होता है कि ग्राम स्टेनिंग के दौरान जब कलर उतारना होता है तो उसमें आप एल्कोहल को यूज़ करते हो। ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग के क्या स्टेप्स होते थे? ग्राम स्टेनिंग के 4 स्टेप्स थे। उसमें सबसे पहले आप डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट क्या करेगी कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसको भी पर्पल कर देगी और जो ग्राम नेगेटिव है उसको भी पर्पल कर देगी। फिर आप क्या डालते हो? ग्राम्स आयोडीन। तो ग्राम आयोडीन एक्ट्स एज अ मॉडरेंट, यानी इट स्टेबलाइजेज दिस क्रिस्टल वायलेट इनटू द थिक वाली पेप्टिडोग्लाइकन वाली सेल वॉल एंड फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इनसाइड द सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, जबकि नेगेटिव बेचारी तो पतली सी लेयर है, तो उसमें क्या ही उसका अंदर फिक्स करा लेना है क्रिस्टल वायलेट को। ठीक है। फिर आप डालते हो डीकलराइजर। तो डीकलराइजर आपका एसीटोन आयोडीन होता है या एसीटोन अल्कोहल होता है। वो क्या करेगा कि जो बेचारी नेगेटिव सी थी उससे कलर उतार देगा क्रिस्टल वायलेट का, और जो पॉजिटिव था वो तो थिक सी वॉल थी ना, उसमें तो ग्राम आयोडीन से फर्दर डबल ट्रिपल फिक्स हो गया था अंदर रंग। तो डीकलराइजर से इसका रंग नहीं हटेगा, जबकि बेचारी जो नेगेटिव वॉल है उसका उतर जाएगा। फाइनली फिर आप अब देखिए, इस बेचारी का तो रंग उतर गया ग्राम नेगेटिव की वॉल का, आपने इसको भी तो देखना है। तो फिर आप क्या डालोगे? आप सैफ्रन डालोगे एज द काउंटर स्टेन। ठीक है। तो सैफ्रन क्या कर देगी? सैफ्रन आपको ग्राम नेगेटिव को पिंक दिखा देगी, और जो ओरिजिनल चलते आ रहे थे ग्राम पॉजिटिव वो शुरू से जिस तरह पर्पल नजर आ रहे थे, तो एंड में भी पर्पल ही नजर आएंगे क्योंकि उनका रंग नहीं उतरा। तो अल्कोहल ने क्या किया? अल्कोहल ने डीकलराइज कर दिया ग्राम नेगेटिव्स को। फिर कोएगुलेज टेस्ट इज फॉर कौन? ये भी अगेन एंड अगेन कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है कि जब भी आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई नजर आते थे, तो अगर वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स होते थे तो उनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते थे, और उनका कैटलेज क्या होता था? कैटलेज नेगेटिव होता था। और अगर आपको क्लस्टर्स में नजर आते थे बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह, तो फिर इनका यूजुअली आप देखते थे कि कैटलेज पॉजिटिव होता है, और कैटलेज पॉजिटिव हो तो फिर आप कौन सा टेस्ट करते हो? क्यों, अब देखिए कैटलेज पॉजिटिव पे आपको ये तो पता चल गया कि चलो इट इज स्टाफ, मतलब इट इज स्टाफलोकोकस। अब स्टाफलोकोकस में भी कौन है? तो फिर आप करते हो कोएगुलेज टेस्ट। ठीक है। तो कोएगुलेज से क्या पता चल जाएगा कि स्टाफ ऑरियस है। ऑरियस विल बी स्टाफ ऑरियस विल बी कोएगुलेज पॉजिटिव, जबकि जो एपिडर्माइडस और जो सैप्रोफिटिकस है वो कोएगुलेज नेगेटिव होंगे। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट कि कोएगुलेज टेस्ट किसके लिए है? तो स्टाफलोकोकस के लिए, मोर स्पेसिफिकली स्टाफलोकोकस ऑरियस को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टाफलोकोकाई। विच ग्रुप्स लिस्टेड बिलो डज नॉट हैव ट्रू सेल वॉल। तो बेचारे की ट्रू क्या होनी है? उसकी होती कोई नहीं सेल वॉल बेचारे की, जो है हमारा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा नमूनी इज नॉट ओनली द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, बल्कि इसकी सेल वॉल भी बेचारे की कोई नहीं है। तो इसलिए जो सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स है लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन वगैरह, वो नहीं इस पर काम कर सकते क्योंकि इसकी तो वॉल ही कोई नहीं। द मेन डिफरेंसेज इन ट्रू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा इज दैट इट डज नॉट पोजेस। तो बेचारे माइकोप्लाज्मा का हम बार बार क्या बात करते आते हैं कि सेल वॉल नहीं है। अच्छा, साथ ही ना माइकोप्लाज्मा का अगर हम याद ही करें तो एक और एमसीक्यू याद कर लें कि हम लोगों ने कहा कि बेचारे की सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल हो गई। फिर बेचारे का ना इस पे एंटीबायोटिक जो है सेल वॉल एक्टिंग वाली, वो बेचारी नो एक्ट करेंगी, एक्ट नहीं कर सकेंगी। ठीक है। सेल वॉल ही कोई नहीं है तो उन्होंने किधर एक्ट करना जाके। फिर एक और इसका याद कर लें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल नहीं होता, बट जो माइकोप्लाज्मा है ना, माइको की सेल वॉल में स्टेरोल होता है, सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल होता है। और सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल होना किससे मैच करता है? ह्यूमन से ये बात मैच करती है। हमारी भी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल्स होते हैं, बट बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में वो एक कौन है जिसकी सेल मेम्ब्रेन में होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट, इट हैज नो सेल वॉल एंड इट हैज स्टेरोल इन इट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये कौन सा नमूनिया कॉज कराता है? एटिपिकल नमूनिया, एटिपिकल। टॉक्सिन्स और एंजाइम्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अच्छा, अब जरा ना रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पायोजेनिस का तो हमने कहा था कि ये स्किन में गलाने फैलाने वाली इन्फेक्शंस कॉज कराता है। तो स्प्रेडिंग फैक्टर किसका नाम था पायोजेनिस का? स्किन में जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको कौन क्लीव करता था? हाइलुरोनिडेज। फिर हम जो बार बार कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस इज बीटा हेमोलिटिक। तो बीटा हेमोलिटिक है तो हेमोलाइसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए बीटा हेमोलिसिस आ रहा है ना। फिर जो एसके यूज करते हैं क्लॉट्स तोड़ने के लिए, तो क्लॉट्स तोड़ने के लिए एसके इसी से डिराइव्ड है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है,
अच्छा, तो एक रह गया कैटलिस, और कैटलिस की भी हमने क्या बात की थी कि जब चेन्स में आते हैं तो चेन्स में अगर जीपीसीज आ रहे हो, ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन्स में आ रहे हो, तो आप कैटलिस टेस्ट करते हो, कैटलिस नेगेटिव हो तो आप स्ट्रेप की तरफ चले जाते हो, ठीक है। दे डू नॉट पोजेस कैटलिस, दे आर कैटलिस नेगेटिव, ठीक है। तो क्या इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पायोजेनिक कैटलिस, कि तो नेगेटिव होते हैं सारे स्ट्रेप्स, ठीक है। अच्छा, ये ना माइक्रो वालों के लिए एक मिनी सा रिविजन अटैच कर दिए। जो पायोजेनीज है ना, उसके प्लीज़ एंजाइम्स नहीं भूलें। मैंने इसका हेड्स याद किया हुआ, HIDS, ये माइक्रो वालों के लिए सिर्फ बता रही हूँ। अच्छा, नॉन माइक्रो वालों को लेकिन ये पता हो गया पायोजेनिक जो स्किन में गिलाता फैलाता फैलता है, जो स्प्रेडिंग फैक्टर उसकी चीज़ है, दैट इज हाइलुरोनिडेज। ये इसको फैसिलिटेट कराता है कि इन्फेक्शन लाइक सेलुलाइटिस कॉज कराए। एसके अभी हम लोगों ने बात की जो क्लॉटें तोड़ रहा है, डीएनएस, तो जितना भी नेक्रोटिक टिश्यू वगैरह नहीं जमा हो जाता तो उसके अंदर डीएनए को ये फर्दर क्लीव करता है, ठीक है। अच्छा, फिर आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो ये भी प्रोटीज है, आईजीजी को जब क्लीव कर देंगे तो आपकी ऑप्सोनाइजेशन वाला चक्कर कैसे चलेगा, ठीक है। फिर इसके टॉक्सिन्स भी ज़रा देख लें। इसमें ना ये वाली बात प्लीज़ पता हो कि एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो होता है वो कॉज कराता है, क्या होता है, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग की बात होगी, और इसका टॉक्सिन एक्ट्स लाइक अ सुपर एंटीजन। तो अगर वो कहे कि फॉलोइंग में से कौन कौन सुपर एंटीजन है, तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है सुपर एंटीजन, ठीक है, ये बात नहीं भूलनी। फिर एक और ये वाली बात बताओ कि एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन कैसे आता है इसकी तरफ पायोजेनीज के पास। तो सिर्फ उसी पायोजेनीज के पास ये होगा जिसको फेज ने ये गिफ्ट दिया हुआ है। तो यानी ये बैक्टीरियोफेज से ही अगर कोई बैक्टीरिया लाइसोजेनाइज्ड है, वही एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन कैरी करेगा, वही स्कारलेट फीवर कॉज करा सकेगा, हर पायोजेनीज नहीं कॉज करा सकेगा। फिर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ठीक है। अच्छा, जो ओ का पता हो कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ वाला इज द बेसिस जिसको आप एसओ टाइटर में आप मेजर करते हो फॉर रूमेटिक फीवर, और एस इज ऑक्सीजन स्टेबल। तो इसमें ये भी माइक्रो वालों के लिए बस ये बात बता रही हूँ कि ऑन द सर्फेस ऑफ एगर कौन हेमोलिसिस देगा एस, जो ऑन बीनीथ द एगर कौन हेमोलिसिस देगा, अगर आप उस एगर को स्टैब करोगे तो वो लेबाइल में देगा, ओ देगा यानी, ठीक है। अच्छा, कौन बच गया फिर, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए। तो जो अब देखें स्टाफ का भी एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ना, उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी होता है, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ सुपर एंटीजन जस्ट लाइक स्टाफ का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है। तो ये भी किसका है। फिर एक और इसके पास प्रोटीज होता है एक्सोटॉक्सिन बी, जो कि फ्लैश ईटिंग में इसकी हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। तो एक सेलुलाइटिस में कौन स्प्रेड में हेल्प कौन करा रहा था, हाइलुरोनिडेज, और साथ खाने की हेल्प कौन करा रहा होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन में एक्सोटॉक्सिन बी करा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एग्जाम में पता नहीं क्या एमसीक्यू था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस पर गलत करके आई थी। आंसर उसका ये था कि एक्सोटॉक्सिन बी फ्लैश ईटिंग की कोई ऐसी बात थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि यार ए था या बी था। तो ए वाला टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला है, बी वाला इज फ्लैश ईटिंग वाला, ठीक है। तो ये प्लीज मेरी वाली गलती नहीं करनी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग ऑरियस। जरा वन बाय वन चलाते हैं। ऑरियस इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, तो ये तो बात बिल्कुल सच है, ये तो ऐसे हो सकता है। ऑरियस कैन कॉज नमोनिया, बिल्कुल, स्पेशली जो पोस्ट वायरल नमोनिया होता है, मतलब इन्फ्लुएंजा के बाद जो आपको होने वाला होता है, उसमें तो बड़ा एक कॉमन कॉज है, बड़ा एक कॉमन एमसीक्यू है कि इन्फ्लुएंजा के बाद कौन नमोनिया कॉज कराता है। फिर ऑरियस कैन लीड टू अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो ये भी हम उस वक्त से कहते हैं कि जब हम कहते थे कि जो विरिडांस है, विरिडांस सब अक्यूट कराएगा, तो हम साथ ही क्या एमसीक्यू कवर कर लेते थे कि ऑरियस अक्यूट कराएगा इन आईवी ड्रग अब्यूजर्स वाली पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये भी बात सच हो गई। तो ये जो कहते हैं कि ऑरियस डज नॉट मेक कोएगुलेज, जबकि अभी जो हम लोगों ने बात की थी कि जब बंचेज में हो ग्राम पॉजिटिव को का कैटलेज पॉजिटिव हो, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या कराना है, आपने कोएगुलेज कराना है, ताकि आप स्टाफ ऑरियस को अलग कर सको, ऑरियस को फ्रॉम सैप्रोफिटिकस एंड एपिडर्माइटिस, ठीक है, ताकि आप ऑरियस को लोकलाइज कर सको। तो उसके लिए तो कोएगुलेज हम करते थे, तो ये तो बात झूठ हो गई, नॉट ट्रू हो गई। Where does Streptococcus mutans adhere to the body site? तो हम लोगों ने क्या देखिए, हम लोगों ने कहा था कि म्यूटान है ना, तो मतलब ये मुंह में होता है, तो मुंह में जो प्लाक होती है उस पर ये होता है, तो टीथ, ठीक है। ओके, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई आर कॉमन रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ, तो जब भी हम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो सारे हम क्या बात करते हैं कि ये माउथ में है। अच्छा, इसमें ना एक क्लिनिकल कोरिलेट थोड़ा सा ये है कि जब वो इस तरह के एमसीक्यूज पूछेगा ना कि डॉग बाइट, तो जी ह्यूमन बाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें अगर वो कॉमन इम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म पूछे तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुंह में रह रहे हैं ना, तो अगर वो ह्यूमन की बाइट हुई है या डॉग की बाइट हुई है तो उनके मुंह वाले स्ट्रेप्टोकोकाई रहने वाले अटैक कराएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली एक डॉग बाइट वाले एमसीक्यू में भी देखा था, जब जिसमें हमने तीनों चीज़ें सिलेक्ट की थी कि पास्टुरेला मल्टोसिडा, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एरोब्स विल बी इम्प्लिकेटेड एज एजेंट्स इन डॉग बाइट, उस एमसीक्यू में हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था, ठीक है।
फिर सुपर ऑक्साइड आइन इज टॉक्सिक टू स्ट्रिक्ट एनरोब्स बिकॉज दे लैक कौन सा एंजाइम। तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस भी एमसीक्यू जो कल कवर किए थे उसमें भी हम लोगों ने कवर किया था कि अल्लाह मियाँ ने जो है बैक्टीरिया को सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्यों दिया, ताकि वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को ना न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को वो न्यूट्रलाइज करके इस एंजाइम के थ्रू H2O2 बना देगा। फिर उसके पास एक और एंजाइम होगा कैटलिस, जो कि इस H2O2 को न्यूट्रलाइज करके बस पानी बना देगा। ठीक है, तो जो एनारोब्स होते हैं वो बेचारे, क्योंकि उन लोगों के पास ये वाली मशीनरी कोई नहीं होती, तो वो मर जाते हैं। तो सुपर ऑक्साइड का स्पेशल किसने न्यूट्रलाइज करना था? सुपर ऑक्साइड को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इनके पास नहीं है, तो इसलिए बेचारों को सुपर ऑक्साइड टॉक्सिक लग रहा है। ठीक है, ये बड़ा एक पसंद का एमसीक्यू के एनारोब एनारोब क्यों होता है, क्योंकि ना ही बेचारे के पास कैटलिस है, ना ही बेचारे के पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है। माइक्रोबियल मेथड्स दैट किल द फॉलोइंग आर एबल टू स्टेरिलाइज। तो कहते हैं आप स्टेरिलाइजर किसको बोलते हो? तो हम कहते थे एस फॉर स्टेरिलाइजेशन, एस फॉर स्पोर। ठीक है, तो जो स्पोर को मार रहा है वो स्टेरिलाइज कर रहा है। ठीक है, फिर वो ये जो टिपिकल फेवरेट, ये तो बेचारा ऑलमोस्ट रोज ही आ जाता है कि ऑटोक्लेव का क्या है। तो 121 15 PSI 15 मिनट टेम्परेचर। ठीक है, और हम लोगों ने क्या इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की थी, हम लोगों ने बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर्स की बात की थी। और जो केमिकल इंडिकेटर्स है उसमें क्या कलर होता था, तो फेल हो जाएगा, येलो कलर फेल हो जाएगा। और बोई डिक स्ट्रिप वो केमिकल वाला रिएजेंट है जिसकी टेप के ऊपर लाइनें बनी होंगी, अगर वो काली हो जाती है इसका मतलब आपका टेस्ट पास हो गया। ठीक है, मतलब हीट अचीव हो गई है उधर। ठीक है, बोई डिक स्ट्रिप केमिकल बेस्ड रिएजेंट, केमिकल बेस्ड कंट्रोल फॉर ऑटोक्लेविंग। अच्छा, फिर अ कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया और फंगाई दैट डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल स्टेम थी ना वो थी ये। अब मुझे लगता है कि ये सीनियर टू जूनियर ट्रांसफर होते होते ना ये स्टेम थोड़ी गलत हो गई है। तो कहते हैं कि वो क्या चीज़ है कि जो बैक्टीरिया या फंगाई बनाते हैं कि वो एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दें, यानी बैक्टीरिया बैक्टीरिया के खिलाफ हमला कर दे, फंगस फंगस के खिलाफ हमला कर दे। तो इन कंपाउंड्स को आप बोलते हो बैक्टीरियोसिन्स। ठीक है, कि बैक्टीरिया ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड बना रहा है जो दूसरे बैक्टीरिया के लिए लिथल है। अब वो ऐसा क्यों करेगा? मतलब सूडो कहेगा कि नहीं मैं ही उगूंगा, दूसरे हर कोई मर जाए। सो मच सो इकोलाई तो इतना पॉपुलर हो गया कि उसका जो कोलिसिन बनता था, मतलब उसका जो बैक्टीरियोसिन बनता था उसका नाम ही उन्होंने उसके स्पेसिफिक रख दिया, उन्होंने कोलिसिन्स ही उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली इट इज़ अ कॉम्पिटिशन वगैरह करने का तरीका। ठीक है, कि नहीं नहीं फूड कम है, मैं ही उगूंगा, तुम मर जाओ। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को ही मार देते हैं। अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्शन वुड बी मोस्ट सिलेक्टिवली टॉक्सिक। अच्छा, सिलेक्टिवली टॉक्सिक, मैंने तो जब शुरू में एमसीक्यू पढ़ा था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि बात क्या हो रही है। अच्छा, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का बेसिकली ये मतलब है कि कौन सा वो एक स्पेसिफिक एक्शन है इस ड्रग का कि वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही तंग करेगी, वो ह्यूमन को नहीं तंग करेगी। ठीक है, तो देखें जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो इंसान के अंदर है ही कोई नहीं ना, तो जो प्रिवेंटिंग सेल वॉल सिंथेसिस है उसने हमें टच भी नहीं हल्का सा करेगी। हमारे अंदर तो सेल वॉल होती नहीं यूक्रियोट्स के पास, वो तो बैक्टीरिया के पास है। ठीक है, अच्छा, तो यही कि मोस्ट सिलेक्टिवली टॉक्सिक कौन होगा? ऐसी दवाई जो सेल वॉल को करे। Which normal flora produces lactic acid from the fermentation of glucose in the female vagina? तो हम लोग क्या बात करते थे, वहाँ का कौन है नॉर्मल फ्लोरा जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट रख रहा है अच्छी सी? लैक्टोबैसिल है। ठीक है, तो और पीएच कितनी रखता है? लेस देन 4.5। और वो स्कोर क्या होता था जिसमें हम बोलते थे कि अगर लैक्टोबैसिलाई ज़्यादा हो जाए तो सॉरी लैक्टोबैसिलाई अगर कम हो जाए, गंदा फ्लोरा लाइक गार्डनेला वैजिनैलिस एंड मोबिलिंकस उग जाए, तो उसको हम क्या कहते थे? उस स्कोर को, बैक्टीरियल वैजिनोसिस के स्कोर को न्यूजेट स्कोर कहते थे हम। ठीक है, न्यूजेट स्कोर, यस बिल्कुल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिव रिलेटिवली गुड रिजल्ट्स ऑन ग्राम स्टेनिंग एक्सेप्ट क्या? तो देखें हर कोई ग्राम स्टेन पे अच्छा आएगा जो बेचारे जिसकी वॉल ही कोई नहीं है, जरा माइकोप्लाज्मा बेचारा है, तो उसने थोड़ी आपको ग्राम स्टेन पे अच्छे रिजल्ट दे देने। फिर काउंटर स्टेन कॉमनली एम्प्लॉयड इन आर लेबोरेटरी फॉर ग्राम स्टेनिंग इज। अच्छा, इसमें ना हर कोई बड़ा परेशान हो जाता है कि नहीं नहीं, लेकिन के हर कोई कहता है अच्छा सैफरन तो चलो ठीक है, लेकिन डाइल्यूट कार्बोफ्यूसिन भी तो यूज़ होती है। तो नहीं नहीं, देखिए मेन तो जो काउंटर स्टेन यूज़ हो रहा है, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि एंड वाले स्टेप पे सैफरन यूज़ होनी है एज काउंटर स्टेन, तो दैट इज प्रेफर्ड टू डाइल्यूटेड कार्बोफ्यूसिन। डाइल्यूट जो ऑनेस्टली वैसे हम लैब में कर रहे होते हैं ना, तो हम डाइल्यूटेड कार्बोफ्यूसिन यानी कार्बोफ्यूसिन में पानी मिला के तभी हम चलते हैं अगर सैफरन बेचारी खत्म हो रही हो। और कार्बोफ्यूसिन बेचारे का ना असल में मसला ये होता है, इवन इफ यू डाइल्यूट इट, ये थोड़ा सा ना मतलब नॉट एग्जैक्टली पिंक, थोड़ा सा रेडिश सा टिंच दे देता है। तो बाज़ औक़ात अगर आपने बहुत गलती से आप भूल गए हो कार्बोफ्यूसिन डाल के, तो वो इतना
रेडिश सा डार्केस्ट सा स्टेन कर देती है ना कि थोड़ी मुश्किल होती है आपको कि वायलेट को आप उस डार्क पिंक से कंपेयर करो, ठीक है। तो इसलिए प्रेफर सैफरन एंड टू डाइल्यूटेड कार्बोफ्यूजिन। सैफरन होगी तो वही चूज करनी है ऑप्शन में, वो नहीं है तो डाइल्यूटेड कार्बोफ्यूजिन पे टिक करें। द पर्पस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू, ठीक है। अच्छा पहले हम ऐसे करते हैं, हम इसकी जरा ना थ्योरी पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के 4 ही इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखने हैं। और देखिए उसने ऊपर वो वाली लाइन देखी है जो हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ी कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेनों में स्टेरोल नहीं होते। माइकोप्लाज्मा इज द ओनली बैक्टीरिया जिसकी सेल मेम्ब्रेनों में स्टेरोल है। स्टेरोल और किसकी मेम्ब्रेनों में है? इंसानों की, यूकैरियोट्स की, ठीक है। वैसे प्रोकैरियोट्स के पास सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा। अच्छा तो 4 सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अब देखें सेल मेम्ब्रेन जो इंसानों में काम करती है ना वही बैक्टीरिया में भी वही काम कर रही है कि ट्रांसपोर्ट इन टू एंड आउट। ये तो टॉप मोस्ट प्लीज याद रखना है, बस ट्रांसपोर्ट के लिए सेल मेम्ब्रेन नहीं भूलनी। फिर अच्छा जो मेरा एग्जाम हुआ था ना, तो मेरे एग्जाम में मैं पढ़ के कोई नहीं गई थी 11th से, तो उसमें ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आया हुआ था। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जगह ना ये वाला ऑप्शन आया हुआ था, एनर्जी जनरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, सेल मेम्ब्रेन कब से एनर्जी जनरेट करना शुरू हो गई। तो मैं तो कोई बहुत ही हॉरिबल आंसर पर टिक करके आई थी जो कि मेरी माइक्रो फैमिली बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगी अगर मैं उनको बताया। तो प्लीज़ सारे ही याद रखने, सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, एनर्जी भी इधर जनरेट होती है। फिर इससे जो ऊपर सेल वॉल नहीं है उसके भी प्रिकर्सर ये बना के देती है कि चलो मैं नीचे हूँ, मैं बच के रहूंगी, तो मैं ऐसे करती हूँ जरा इसको भी ना मैं प्रिकर्सर्स बना के दे देती हूँ। फिर जितने भी एंजाइम टॉक्सिन वगैरह अंदर से सीक्रेट होने वो इसी से तो गुजर के आने, ठीक है। तो ये सारे हमने याद रखने हैं, ठीक है। फिर है टेम्परेचर यूज्ड फॉर हॉट एयर ओवन इज। हॉट एयर ओवन भी हमारी उस वक्त से जान नहीं छोड़ा, तो 160 फॉर 1 आवर, ठीक है। ये बहुत एक टिपिकल है। इस तरह का वो एक लंबी सी बात देता है कि जी एक बंदा था लैब में काम कर रहा था, उसने पास्चर पिपेट साफ करनी थी, कैसे करे, तो ऐसी डिवाइस में डाल दे जिसमें 1 आवर हीट करे फॉर 160 डिग्रीज। तो इस डिवाइस का क्या नाम है? तो तब हम टिक करते थे हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो बस ये टेम्परेचर और ये चीज़ का नाम नहीं भूलना, ठीक है। और पास्चर पिपेटों का इसके साथ एसोसिएशन कि उनको इस तरह साफ करते हैं जो ग्लास वाली होती हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, तो एमआरएसए के लिए हम क्या बार बार ड्रग ऑफ चॉइस बात करते आ रहे थे कल से? वैंकोमाइसिन, ठीक है। बस मरसा है तो वैंकोमाइसिन है, मरसा है तो वैंकोमाइसिन है। अच्छा फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज आल्सो नेम्ड इज आल्सो टर्म्ड एज, तो अभी प्रीवियसली हमने एमसीक्यू उसमें बात की थी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि एसके था वो फिब्रिनोलाइसिन भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉटों को तोड़ता है, यानी फिब्रिनोलाइसिन। अब बेसिकली करता क्या है कि ये ना प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, और प्लाज्मिन फिर फर्दर क्या कराती है कि जितने भी थ्रोम्बोय श्रोम्बोय वेसल्स में नहीं बन जाते तो उनको उनका फिब्रिनोलाइसिस करा देती है, उनको तोड़ देती है, ठीक है। तो एफटीपीज बन जाते हैं। बस सिंपल इतना सा याद रखना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन कराता है। अच्छा एक ना हीम का भी जो एमसीक्यू पूल है उसमें भी एक सिमिलर एमसीक्यू है, तो ये प्लीज ना मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ये ना एक अलग तरीके से आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। यानी एक और वो अलग तरीके से पूछना चाह रहा है कि कौन है जिसको आप एज नेगेटिव कंट्रोल इन एनारोबिक जार यूज करोगे, नेगेटिव कंट्रोल एनारोबिक जार, ठीक है। तो यानी क्या शुड नेवर ग्रो इन एन एनारोबिक एनवायरनमेंट। तो देखें ऑब्लिगेट एरोब हम दो ही बार करते आ रहे हैं, कौन कौन? एक सूडोमोनास और एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसका हमने पक्का कहा था कि नहीं ये हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव कंट्रोल एंड एनारोबिक जार भी प्लीज नहीं भूलना, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल इज समथिंग दैट शुड नॉट ग्रो। तो अगर आपने अपना जार ठीक सेटअप किया है, आपका मतलब एनारोबिक एनवायरनमेंट आपने मेंटेन की है अपने जार के अंदर, यू वर सक्सेसफुल, तो सूडोमोनास शुड नॉट ग्रो, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एरोब है जस्ट लाइक टीबी। और एक और बात याद रखिए कि फिर एनारोबिक जार में पॉजिटिव कंट्रोल किसको यूज करते हैं, तो वो पक्का याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज कॉज्ड बाय स्टाफ ऑरियस। तो अच्छा इसमें ना जरा अच्छा ये वैसे माइक्रो नॉन माइक्रो दोनों के लिए, बस हल्की सी इतनी सी बात याद रख लें। देखिए अभी हम लोगों ने जब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस किया था तो उसमें भी हम लोगों ने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात की थी ना, और उसमें हमने सुपर एंटीजन होने की बात की थी। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है तो टॉक्सिन मीडिएटेड ही होएगा, ठीक है। एक तो इतनी सी बात जाती है। फिर अगर इसको आप सुपर एंटीजन याद कर लेना, तो मैंने इसका बस ऐसे याद किया है कि टॉक्सिन मीडिएटेड में 2 सुपर एंटीजन्स हैं और एक एस है दैट मैचेस स्टाफ ऑरियस, मतलब ये भी एस से है ये भी एस से है, तो ये उसका टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज, मैंने इस तरह की एक अजीब सी हिंट रखी हुई है। अच्छा खैर, तो दो जो सुपर एंटीजन्स वाले हैं वो कौन से हैं? एक फूड पॉइजनिंग, एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और एक जो
है नहीं बेचारा, सुपर एंटीजन उसका बस नहीं है, लेकिन वो स्किन आपकी पूरी उखेड़ देता है, ठीक है। तो स्कॉलर्ड स्किन सिंड्रोम, जिसकी हम लोगों ने वो बेबी की पिक्चर भी एक हम लोगों ने देखी थी इनिशियल एमसीक्यूज में, ठीक है। तो हाँ, टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज कौन सा हो गया, अब बाकी दोनों तो ऑप्शंस में दिया ही कोई नहीं हुआ है, तो यस इट इज़ फूड पॉइजनिंग, ठीक है, जो कि इसके एंटेरोटॉक्सिन की वजह से हो रही है। अच्छा, एक और ना बड़ा ही इसका पॉपुलर एमसीक्यू है, साइड बाय साइड ही कवर कर लेते हैं। अगर शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड की बात होगी ना, कि मतलब आया तो जी 6 घंटे बाद ही उसको बहुत वॉमिटिंग, अब और वॉमिटिंग शुरू हुई, वॉमिटिंग मोर देन डायरिया, दिस इज टिपिकल फॉर स्टाफ ऑरियस की पॉइजनिंग, फॉर बैसिलस सीरियस की पॉइजनिंग, और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की पॉइजनिंग। ये 3 हैं जो शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड्स वाले हैं, और यूजली मतलब 80% ऑफ द टाइम ना ये इनके सिनेरियोज में आपको वॉमिटिंग मोर देन डायरिया की बात कराएगा। बल्कि स्टाफ ऑरियस में था ना, वो डायरिया की बात ही नहीं करता जब वो इसकी फूड पॉइजनिंग की बात करता है, ठीक है, जो सिनेरियोज मैंने देखे हैं। अच्छा, तो ये एक प्लीज़ बहुत पक्का याद रखिएगा, ठीक है, कि वॉमिटिंग मोर देन डायरिया इन स्टाफिलोकोकस ऑरियस की फूड पॉइजनिंग। स्टाफ ऑरियस के, अच्छा, ये माइक्रो वालों को प्लीज़ स्पेशली याद हो कि स्टाफ ऑरियस के सुपर एंटीजेंस कौन कौन से हैं, तो एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला टॉक्सिन वाला, और एक फूड पॉइजनिंग वाला, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा मुझे टेबल लगा कि स्पेशली नॉन माइक्रो वालों के लिए, कि ऑरियस के जो डिफरेंट डिजीजेस होते हैं ना, अब आप लोगों ने तो वो वाला सुना होगा कि स्किन इन्फेक्शंस कराता है, ऑरियस एब्सेस बनाता है, तो फ्ला फ्ला फ्ला, और अक्यूट में हम लोग इसका एंडोकार्डाइटिस से बड़ा कोरिलेट कराते थे, सेप्सिस का हमें पता था ये कॉज कराता है, स्पेशली आईवी ड्रग अब्यूजर्स, क्योंकि स्किन से उधर फिर अंदर घुस जाएगा। तो टॉक्सिजेनिक ना, इसके स्पेशली सुपर एंटीजन वाले टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फूड पॉइजनिंग नहीं भूलना है। और हमने टॉक्सिजेनिक में कौन कवर कर लिए, टॉक्सिन मीडिएटेड कौन है, स्कॉलर्ड स्किन सिंड्रोम, टॉक्सिन वाला स्कॉलर्ड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस एक्सेप्ट, यानी वो कह रहा है कि फॉलोइंग में से सच बात क्या है, कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस के बारे में सच्ची बात क्या है, ये वो बेसिकली पूछ रहा है। तो पहले तो पता हो कि कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस होती क्या है। अब इसका ना कॉन्सेप्ट ये है कि किधर गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम वेजाइनल फ्लोरा की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वेजाइनल लूमेन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि क्योंकि ज़्यादा सारा ना अच्छा लैक्टोबैसिलाई अंदर पड़ा हुआ है, पर्पल कलर के जो बड़े रॉड्स हैं, ठीक है, सारा ये लैक्टोबैसिलाई पड़ा हुआ है, ढेर सारा, ठीक है। तो अब क्योंकि लैक्टोबैसिलस यहाँ पर है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस इस सरफेस पे मौजूद है, पीएच को एसिडिक रख रहा है, तो इसकी वजह से गंदा कैंडिडा जो है, इवन अगर आप उससे कॉलोनाइज्ड हो जाओ ना, तो वो गंदा कैंडिडा बहुत तबाहियाँ मचा के कैंडिडाइसिस नहीं कॉज कराएगा, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है ना, वो उसको औकात में रख रहा है। तो आपके नॉर्मल फ्लोरा के होने की वजह से किसी और का, किसी पैथोजेनिक चीज़ का ज़्यादा ना उगने देना इज कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। तो यही कॉन्सेप्ट इन प्ले आता है जब आप बात करते हो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस के डायरिया की। तो क्या होता है कि दोज पीपल आर कॉलोनाइज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, तो उन बेचारों का जब एंटीबायोटिक लेकर नॉर्मल फ्लोरा ही मर जाता है, यानी वो नॉर्मल फ्लोरा जो कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, तो गंदा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल उग जाता है सारा का सारा, सूडोमेम्ब्रेना कॉज करा देता है, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस बस ये है कि आपके अपने नॉर्मल फ्लोरा है तो वो आपको सेफ रख रहे हैं, गंदी चीज़ को नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन की रेजिस्टेंस के बारे में क्या सच है। तो इनहेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, नहीं, ये तो बिल्कुल भी इसकी सेंस नहीं बनती, बल्कि एंटीबायोटिक्स हो तो आपकी कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, नॉर्मल फ्लोरा तो मर जाता है एंटीबायोटिक से, उगता तो फिर गंद है। इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, तो नहीं, पैथोजन तो आते हैं तो वो तो आपके बैरियर्स इफेक्ट कराते हैं, तो ये भी बिल्कुल भी सच बात नहीं हुई। अलाउज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नहीं नहीं नहीं, कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस तो रोकती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया उगने से, तो ये कैसे सच हो सकता है। फिर अब फंक्शन ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा, तो यस ये बात सच है, जो आपका नॉर्मल माइक्रोबायोटा है, लाइक लैक्टोबैसिलस, लाइक बैक्टीरियोइडीज, तो वो है तो वो गंदी चीज़ को नहीं उगने दे रहा, ठीक है। तो यस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा, तो इसकी ओरिजिनल की इनकरेक्ट थी, इसकी अब करेक्टेड सी है, ठीक है। द फॉलोइंग साइट्स इन द intestinal tract has the lowest load of bacteria belonging to normal flora, तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि किसमें नॉर्मल फ्लोरा है ही कोई नहीं, ठीक है। तो देखें, डिसेंडिंग कोलन, स्टमक, टर्मिनल आइलियम, ड्यूडेनम। अच्छा, अब इसमें से कौन है जिसमें एक बड़ी एसिडिक इन्वायरमेंट होगी, तो मुश्किल ही है कि कोई जिंदा बचे, तो स्टमक होएगा ना, क्योंकि इतनी एसिडिक इन्वायरमेंट होती है, नहीं लोग सर्वाइव, नहीं वो सर्वाइव करता। तो जो बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से वेल कलेक्टेड नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेट्स नहीं होते, तो हार्डली एवर उसमें कोई ग्रोथ आती है, क्योंकि एसिड से तो मर गया होता है, ठीक है। स्टमक में नहीं होता नॉर्मल फ्लोरा, तो ये प्लीज़ याद रखिएगा।
कॉमन स्किन एनारोब implicated in etiology of acne। तो एक्नी में कौन है जिसके नाम में बेचारे के एक्नीज है, जिसको हम प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज कहते थे, जिसका हम स्पेशल जिक्र करते थे ऑर्थोपीडिक सर्जरीज में, शंटों में, प्रोस्थेटिक जॉइंटों में, नी रिप्लेसमेंट वालों में। जब हम एनारोब की ग्राम पॉजिटिव रॉड की बात करते थे तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज हम जरूर याद रखते थे। तो एक्नी में बेचारा यही है, और इसका नया नाम क्या है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एक्सेप्ट। अच्छा ये ना वैसे बड़ा ही एक पुअर क्वालिटी एमसीक्यू है, मुझे तो किसी वायरस का नहीं पता जो नॉर्मल फ्लोरा का होता हो, ना गूगल को पता है ना किसी और चीज़ को पता है। खैर अच्छा बैक्टीरिया में तो चलो ठीक है बहुत ज़्यादा है नॉर्मल फ्लोरा के, फंगस में चलो कैंडिडा में डाल दूँ नॉर्मल फ्लोरा का बंदा, वायरस तो बिल्कुल भी नहीं, और प्रायोन तो खैर स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस तरह का बहुत बूंगा सा एमसीक्यू आ जाता है तो प्रेफर डी, लेकिन पता हो कि कोई वायरस नहीं है, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है जो नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर रहता हो। अच्छा लेकिन ये तो खैर बहुत ही बुरी बात है ना, प्रायोन का नॉर्मल फ्लोरा समझा जाना, ये तो बहुत ही हॉरिबल बात हो जाएगी। तो इन दिस वाला फजूल एमसीक्यू चूज डी, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर डिवाइडेड इनटू लैंसफील्ड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन क्या। तो ये हमने प्रीवियसली भी एक ऐसी बात की थी जो हम लोग लैंसफील्ड ग्रुप कहते थे। लैंसफील्ड ग्रुप क्या थे कि ग्रुप ए बी सी फ्ला 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 में जो हम डिवाइड करते थे, तो ये किस बेसिस पे था, हम कहते थे कि जो उनकी सेल वॉल्स हैं ये स्ट्रेप्टोकोकाई की, उसके अंदर एक सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है जो हर किसी का डिफरेंट होगा, मतलब पायोजिनीज का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये वाला प्लीज़ बहुत पक्का याद रखना है। अच्छा इसको अगर बहुत ही कोई गंदा बंदा हुआ ना एमसीक्यू बनाने वाला, तो इसको प्लीज़ सी सब्सटेंस से नहीं कंफ्यूज करना। सी सब्सटेंस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी का है, ठीक है, और सी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रेप्टोकोकाई का है, जो कि उसको लैंसफील्ड ग्रुपिंग में डिवाइड कर रहा है। अच्छा ग्राम स्टेन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई ड्यू टू डिफरेंस इन क्या। तो ग्राम स्टेन पे आप कैसे फ़र्क करते हो स्टैफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई पे। हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरह हमें चेन्स में नजर आएंगे ग्राम स्टेन पे, और जो स्टैफिलोकोकाई हैं वो हमें गुच्छूज में नजर आएंगे, ठीक है, क्लस्टर्स में नजर आएंगे। तो शेप पे आप इस तरह फर्क कर लेते हो कि यार ये लग रहा है, ये लग रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली आप टेस्ट कर लेते हो उनके। तो कैसे फ़र्क किया कि अरेंजमेंट मुख्तलिफ थी। फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई बाय यूजिंग कौन से वाला टेस्ट। तो हम उस वक्त से क्या बात करते आ रहे हैं, जब भी हम डिस्कों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस 3 में डिवाइड करते हैं। एक होता है बीटा हेमोलिसिस, एक अल्फा हेमोलिसिस, और एक गामा हेमोलिसिस जो कि नो हेमोलिसिस होता है। तो बीटा में कौन कौन आता था, दोनों मतलब सबसे पहले दोनों वाले ग्रुप्स, यानी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस विच इज़ पायोजेनीज, और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस विच इज़ GBS विच इज़ स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी। अल्फा में कौन आते थे, PV यानी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस। और गैमा में कौन आता था, गैमा में हमारे आते थे नो हेमोलिसिस वालों में, ये पार्शियल हेमोलिसिस था अल्फा, और बीटा कंप्लीट हेमोलिसिस था, ठीक है। और गैमा हेमोलिसिस नो हेमोलिसिस, इसमें कौन आता है, एंटेरोकोकस, यानी ग्रुप डी वाले विच आर एंटेरोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोविस या स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस, ठीक है। फिर हम डिस्कों की बात करते थे, तो इनमें तो हम कोई डिस्क नहीं ना लगाते थे, इसमें तो हम एंटेरोसेट लगा देते थे, उससे फ़र्क हो जाता था कि यार ये एंटेरोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है। अल्फा हेमोलिटिक में कौन सी डिस्क लगाते थे, हम लगाते थे ऑप्टोजीन की डिस्क, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी सेंसिटिव होता था। जो बीटा हेमोलिटिक थे उसमें हम कौन सी डिस्क लगाते थे, हमने बात की थी बी फॉर बीटा हेमोलिसिस, बी फॉर बेसिट्रेसिन, और बेसिट्रेसिन सेंसिटिव कौन होता था, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव पायोजेनीज होता था, और रेजिस्टेंट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस था। तो इधर वो यही बात कर रहा है कि पायोजेनीज दूसरों से कैसे फ़र्क होएगा। तो पायोजेनीज इज सेंसिटिव टू बेसिट्रेसिन ना, तो इसीलिए से हमें फ़र्क हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा माइक्रो वाली प्लीज़ ये भी याद रखिए ना, डिस्कों की चीज़ें पूछते हैं कि कितने यूनिट वाली, कितनी माइक्रोग्राम वाली, तो प्लीज़ ये याद हो कि बेसिट्रेसिन की जो डायग्नोस्टिक डिस्क है ना वो 0.04 यूनिट वाली है, ठीक है, नॉट माइक्रोग्राम, यूनिट्स, ठीक है। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, 10 यूनिट वाली नहीं है। 10 यूनिट वाली ये बहुत पूछा जाता है पसंद के सही कि अगर 0.04 इधर फ़र्क करने वाली है तो 10 यूनिट वाली किधर होती है यूज़। तो 10 यूनिट वाली होती है कि जब स्पूटम वगैरह के सैम्पल्स नहीं आप
जब आप माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हो स्पूटम सैंपल्स की और आपको लग रहा होता है कि यार ये या कोई भी मतलब रेस्पिरेटरी सैंपल्स की कि यार ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई टाइप नज़र आ रहे हैं मुझे स्पूटम सैंपल में, तो यार लग रहा है कि हेमोफिलस जैसी शक्ल है, तो फिर आप क्या करते हो, आप प्रिजम्पटिवली जो चॉकलेट टाइगर की प्लेट होती है ना, जब आप उस पर सैंपल सारा स्ट्रीक कर देते हो तो आप बेस पे बेसिट्रेसन लगा देते हो। तो बेसिट्रेसन 10 यूनिट वाली, तो 10 यूनिट वाली से मुंह का नॉर्मल फ्लोरा सारा इनहिबिट हो जाएगा और डिस्क के अंदर तक हेमोफिलस आपको उगता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, नॉन माइक्रो वाले इसको भूल जाए। ठीक है, अच्छा अगेन बता रही हूँ माइक्रो वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, 0.04 का क्या यूज़ है और 10 यूनिट वाली का क्या यूज़ है। फिर बिसाइड्स स्टाफिलोकोकस ऑरियस विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई कैन कॉज सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस कौन सा करा सकता है। अच्छा, नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि हम उस वक्त से पायोजेनीज की ही बात करते आ रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज कॉजेज सेलुलाइटिस। क्या हमने बातें इसकी पढ़ी थी, हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ लिया, हमने सॉरी हाइलोरानिडेज पढ़ लिया, हमने एक्सोटॉक्सिन बी पढ़ लिया जो कि स्किन के सेल्स को गला के अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो बार बार स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज में सेलुलाइटिस की बातें तो बहुत पक्की थी। ठीक है, पायोजेनीज और सेलुलाइटिस की। और इसके गला ख़राब होने के बाद क्या बातें होती थी, गला ख़राब होने की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती थी पायोजेनीज की, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रोमैटिक फीवर। तो ये भी हमने कहा था कि हम प्रॉमिस कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब जो माइक्रो वाले हैं ना, माइक्रो वाले प्लीज़ ये बात याद रखें कि वैसे ना माइक्रो वालों के लिए इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ए गैलेक्टी जो कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है दैट कैन कॉज सेलुलाइटिस एज वेल। ठीक है, लेकिन नॉन माइक्रो वाले प्लीज़ ये बात बिल्कुल भूल जाएं, नॉन माइक्रो वाले बस पायोजेनीज का सेलुलाइटिस याद रखें। ठीक है, चाहो और नॉन माइक्रो वाले ग्रुप बी का सिर्फ क्या याद रखें, नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्योंकि मदर टू बेबी ये आ गया होगा। ठीक है, इन एडिशन टू लोकल पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन another mechanism of pathogenesis is exotoxin की प्रोडक्शन। तो कहते हैं कि सारे जो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज हैं उनमें से टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस कौन कॉज कराता है। तो अगर हम ऊपर वाली टेबल में देखें तो जितने भी स्ट्रेप है, पायोजेनीज, ए गैलेक्सी, एंटेरोकोकस, फिकैलिस, स्ट्रेप बोविस, स्ट्रेप न्यूमो, तो इसमें से टॉक्सिन वाले की वो किसकी जिक्र करता है, टॉक्सिन मीडिएटेड की, तो वो पायोजेनीज में जिक्र है, जो कि उसका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से स्कारलेट फीवर था और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम था। ठीक है, तो अगेन पायोजेनीज कॉजेज टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीजेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ, हाँ अब ये बार बार फिर से रिपीटेड वाला इसका बड़ा ही कोई पसंद का सवाल है। जब भी कोई प्रोस्थेटिक चीज़ होगी तो एपिडर्माइडिस को नहीं भूलना, क्योंकि एपिडर्माइडिस बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि उसकी स्लाइमी आउटर लेयर होती है जिससे वो चिपक जाता है प्रोस्थेटिक चीज़ों पे। प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व हो, प्रोस्थेटिक क्या नहीं, प्रोस्थेटिक जॉइंट वगैरह डला हो तो प्लीज़ एपिडर्माइटिस को नहीं भूलना। और अगर वो एनारोब की बात करता है इन प्रोस्थेसिस की चीज़ों में तो प्रोपेनोबाइटिन एक्नीज को नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने जो भी अब देखें एंडोकार्डाइटिस हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं। हमने बात की थी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो डेंटल सर्जरी के बाद होता है तो वो विरिडांस था। हम लोगों ने जो आईवी ड्रग अब्यूजर में अक्यूट एंडोकार्डाइटिस की बात की थी तो वो ऑरियस था। अब हम बात कर रहे हैं प्रोस्थेटिक वेल्व की तो वो एपिडर्माइटिस है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑरियस, इट इज़ एपिडर्माइटिस। लोगों के रिकॉल्स में ये गलत रिकॉल हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको गलत नहीं करना, ये बहुत पसंद का एमसीक्यू है। ठीक है, अच्छा ये ना मैंने मिनी एक समरी माइक्रो वालों के लिए डाल दी भी, हल्का सा बस इसको रीड थ्रू कर दें। लेविंसन का ये है, ये वही कि एपिडर्माइटिस जो है प्रोस्थेटिक चीज़ों को बड़ा पसंद करता है, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स को। ठीक है, और क्यों, क्योंकि वो ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है जिस स्लाइमी आउटर लेयर की वजह से वो बड़ा ही प्यारा चिपक जाता है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट मटीरियल के ऊपर। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है आयोडीन का क्या रोल है इन ग्राम स्टेन। तो आयोडीन हम लोगों ने क्या बात की थी, क्या हमने प्यारा वर्ड यूज़ किया था, हमने कहा था कि जब आप आयोडीन को डालते हो तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वायलेट को अंदर इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देता है उसके साथ। ठीक है, सेल वॉल के अंदर। तो इसका प्यारा लफ्ज़ हम क्या बोलते थे कि इट एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट। ठीक है, अच्छा वैसे ना मॉर्डेंट काइंड ऑफ एज अ सिनोनिम फॉर फिक्सेटिव एंड स्टेबलाइजर भी है, तो इतनी अच्छी बात नहीं थी कि उसने ये ऑप्शन में दे दिए, लेकिन हाँ खैर चलो ठीक है, चूज मॉर्डेंट ही करना है। आयोडीन सर्व्स एज अ मॉर्डेंट इन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो मॉर्डेंट का अच्छी अंग्रेजी क्या होगी कि वो क्या करता है कि एनहेंसेस द बाइंडिंग ऑफ प्राइमरी स्टेन, यानी जो शुरू में हमने क्रिस्टल वाली डाली थी उसको पॉजिटिव वाली सेल वॉल, पॉजिटिव वाली थिक पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर धंसा देता है। ठीक है, इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देता है। इन ग्राम स्टेनिंग कुछ बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट रिटेन कर जाते हैं इवन आफ्टर एल्कोहल। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि अल्कोहल डालने के बाद भी उनका क्रिस्टल वायलेट का रंग नहीं होता था। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बड़ी थिक थी, यानी वो पॉजिटिव थे। ठीक है, अच्छा
फिर वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्राम स्टेन हैव बीन एम्प्लॉयड, तो कॉमनली यूज्ड जो हमारे पास ग्राम स्टेन की मॉडिफिकेशन है उसका क्या नाम है? अच्छा वैसे है ये माइक्रो वालों के लिए सवाल, लेकिन चलो नॉन माइक्रो वालों को पता ही हो बस नाम याद करने की हद तक कि ये है FIP मैनुअल में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है। जो अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन यूज़ हो रही है उसका नाम है प्रेस्टन एंड मोरल वाली, ठीक है, जिसमें क्या मतलब फ्ला कॉन्सेंट्रेशन में क्रिस्टल वायलेट, तो फ्ला कॉन्सेंट्रेशन में डीकलराइजर, तो फ्ला एंड दिस, ठीक है। तो प्लीज़ ये पक्का एक रट्टा मार लें, ये पुराने बुढ़े बाबों का फेवरेट सवालों में से है, ठीक है, कि बट माइक्रो वालों के लिए सिर्फ ये कि एनलिस्ट द मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्राम स्टेन, और कॉमनली यूज हम जो लैब में कर रहे हैं ये जो 4 स्टेपों वाली ये कौन सी है? प्रेस्टन एंड मॉरल्स है। अच्छा, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कोएगुलेज टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग क्या? हल्का सा ना जरा ऐसे करते हैं, कोएगुलेज टेस्ट का प्रिंसिपल भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कोएगुलेज टेस्ट में हम लोगों ने कहा था कोएगुलेज टेस्ट कि हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, और ये कर किसके लिए हम रहे थे? हम कर रहे थे स्टाफिलोकोकस ऑरियस को अलग करने के लिए, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ना इसको ऑरियस को भूल जाए। तो कोएगुलेज टेस्ट में क्या होता है? एक होता है स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट और एक होता है ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। स्लाइड ना, स्लाइड में ड की साउंड बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है। तो स्लाइड कोएगुलेज में आप बाउंड, स्लाइड बाउंड, ठीक है, स्लाइड कोएगुलेज में आप बाउंड कोएगुलेज टेस्ट कर रहे हो। अब ये बाउंड कोएगुलेज क्या चीज़ है? तो बाउंड कोएगुलेज इज बेसिकली कि आप ना ये बैक्टीरिया, ये स्टाफ ऑरियस होता है, ठीक है, तो स्टाफ ऑरियस की सेल वॉल के अंदर लगा होता है बाउंड कोएगुलेज, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आप लेते हो स्लाइड पे आप डाल देते हो सेलाइन का ड्रॉप, ठीक है, और उसके अंदर आप ढेर सारे जो है ना ऑरियस की कॉलोनियाँ घोल देते हो। ढेर सारा उठाते हो इनोकुलम, पकड़ के घोलते जाते जब तक वो थिक एंड मिल्की नहीं हो जाता वो कतरा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो कि आप रैबिट प्लाज्मा का एक ड्रॉप डाल देते हो। अब होगा क्या कि इसकी ना सेल वॉल में हमने बात की कि स्लाइड कोएगुलेज मेथड में स्लाइड डिटेक्ट्स बाउंड कोएगुलेज। तो बाउंड कोएगुलेज, ये जो मैंने स्टार्स बनाए, तो बाउंड कोएगुलेज के ऊपर जो प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन नहीं होता, फिब्रिनोजन, वो इसके ऊपर ना क्लम्प कर जाता है सारे का सारा, ठीक है। तो जो इस तरह के, तो आपको ना विजिबल एग्लूटिनेट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको इस तरह ना दानेदार नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड कोएगुलेज पे आपने बाउंड कोएगुलेज देखा, और बाउंड कोएगुलेज का प्रिंसिपल क्या था कि इट एडजॉर्ब्स द फिब्रिनोजन फ्रॉम द प्लाज्मा ऑनटू इटसेल्फ कॉजिंग विजिबल क्लम्पिंग, ठीक है। जब उसने फिब्रिनोजन प्लाज्मा के फिब्रिनोजन को अपने ऊपर एडेयर करा लिया तो विजिबल क्लम्पिंग नजर आना शुरू हो गई, ठीक है। तो बस डी की साउंड याद रखनी है, स्लाइड बाउंड, और तीसरा डी क्या था? हाँ, एडजॉर्ब कर लिया, ठीक है, एडजॉर्ब कर लिया फिब्रिनोजन को अब ऑनटू इटसेल्फ, ठीक है। अब चलाते हैं हम ट्यूब कोएगुलेज के पास। तो ट्यूब कोएगुलेज में आप क्या करते हो कि आप बनाते हो 1n6 डाइल्यूशन प्लाज्मा की सेलाइन के साथ, और उसका ले लेते हो 0.5 ml और वो डाल देते हो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, 1 या 2 कॉलोनियाँ ऑफ सस्पेक्टेड स्टाफ आप लेते हो और आप अंदर उसको घोल देते हो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। फिर आप 3 घंटे इंक्यूबेट कर देते हो। अब होगा क्या कि अगर स्टाफ ऑरियस था ना, तो वो इस प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन टू फिब्रिन क्लॉट बना देगा, ठीक है। ये फिब्रिन क्लॉट आपको जिस तरह PTA-PTT में ना क्लॉट प्यारा सा बना नजर आता है टेस्ट ट्यूब में, तो उस तरह का आपको प्यारा सा क्लॉट नजर आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर जस्ट 3 आवर्स, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, हमने क्या बात की कि कोएगुलेज टेस्ट के लिए आइडियली कौन सा प्लाज्मा होना चाहिए? हमने रैबिट प्लाज्मा का ही जिक्र किया, ठीक है। वो यही कि चलो स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रॉपर चीज़ है ह्यूमन सीरम में, क्योंकि वो एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, तो रैबिट ही आपने प्रेफर करना है। और ये स्टैंडर्ड प्रेपरेशंस बनती भी आती हैं, ये नहीं कि आपने मतलब लैब में रैबिटों से उनको ले लेना है प्लाज्मा, ठीक है। तो जस्ट ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन इट इज़ मोर प्रिफर्ड। विच फॉर्म्स ऑफ इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस? ये प्रीवियस एक रिपीटेड MCQ, हमने कहा था तीनों फॉर्म्स कराता है, स्किन की भी जिसमें स्कार बनता था, इनहेलेशन वाला जिसमें हम लोगों ने क्या MCQ कवर किया था, हेमरेजिक मीडियसिनाइटिस का, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कि इसकी सबसे माठी वाली फॉर्म थी, और माइक्रो वाले स्पेशली क्या याद रखें कि इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं, एक इंजेक्शनल एंथ्रैक्स भी होती है, ठीक है। ये बस माइक्रो वालों के लिए, नॉन माइक्रो वाले बस ये 3 फॉर्म्स याद रखें। अच्छा, फिर ट्रू इन्फेक्शंस विद नॉन कोराइनी डिफ्थीरिया स्पीशीज, यानी मतलब अब देखें कोराइनीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया एक तो पॉपुलर है ना, तो कोराइनीबैक्टीरियम जीकेएम, कोराइनीबैक्टीरियम स्ट्राइटम, इस तरह के भी कुछ लोग पॉपुलर हैं।
अच्छा, जिस तरह हम एपिडर्माइटिस की बात करते थे ना कि उसको प्रोस्थेटिक चीज़ें बड़ी पसंद है, तो इस तरह ये जो नॉन डिफ्थीरिया वाली स्पीशीज़ है ना, जीकेम स्ट्राइटम, इन लोगों को भी बड़े ये पसंद है ये नकली चीज़ें, और स्पेशली इन विच ग्रुप, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। अच्छा, मैंने जो अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी आई गेस में भी कुरानीबैटियम जीकेम जो देखा है ना, तो वो एक ऐसे पेशेंट में देखा है कि उसको डला हुआ था एलपी शंट, ठीक है, तो उसके ना सीएसएफ में जीपीआरस आ रहे थे, तो ग्राउंड सीन पे हमें जीपीआरस लगे, तो हमने कहा यार मतलब लिस्टीरिया ही होगा, मतलब अगले दिन हम बस वही सस्पेक्ट कर रहे थे, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको एडवाइस भी दे दी हुई थी। तो अगले दिन मतलब ना कोई वो थी ना कोई बीटा जोन ऑफ हेमोलिसिस था, ना वो बाइलेस्कुलिन पॉजिटिव था, मतलब कोई बात फॉर लिस्टीरिया, ना टम्बलिंग मोटिलिटी थी, और शक्ल भी लिस्टीरिया जैसी बिल्कुल ही नहीं थी। तो पता क्या चला कि वो कुरानीबैटियम जीकेम था, ठीक है, और वो जब उसका एलपी शंट भी हमें कल्चर के लिए आया, तो उस शंट पे भी वही होगा जो उसके सीएसएफ में उगरा था, तो लाइकली वो शंट कॉलोनाइज्ड हो गया हुआ था, और उसने फिर सीएसएफ के अंदर शावर कर दिया था जीकेम को, ठीक है। तो सॉरी, बात क्या हो रही थी, हाँ, कि जीकेम शीकेम स्ट्राइटम श्राइटम किधर आएंगे, जिनको हार्डवेयर या प्रोस्थेटिक डिवाइस कोई अंदर डली हुई है, ठीक है। ओके, फिर 2 year old बेबी बॉय ईआर में आया बेचारा, हिमाचूरिया हो रहा है, फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये हमने किस में बातें पढ़ी थी कि फीवर, हेमोलिसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और एक हमने और भी बातें क्या की थी, एक्यूट किडनी इंजरी का हमने जिक्र किया था, तो और हेमोलिसिस का। तो इस तरह के भी हमने इंटरचेंजेबल वर्ड्स यूज़ किए थे। तो ये क्या होता था, ये हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम की बात हो रही है बेसिकली। तो कौन कराता था माइक्रो में हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हमारा O157 वाला, ठीक है। अच्छा, एक और हल्का सा इसका एसोसिएशन वाला पॉइंट याद कर लेते हैं, हमने क्या बात की थी कि उसकी क्या हिस्ट्री होगी खाने की, अंडरकुक्ड हैमबर्गर्स, इस तरह का ज़रूर वो जिक्र कर सकता है, तो ये एसोसिएशंस बस एक याद रखनी है, ठीक है। ओके, फिर सेवरल आवर्स आफ्टर डिनर, 36-year-old मैन था, अच्छा सेवरल आवर्स आफ्टर, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, पेट में दर्द, डायरिया नहीं वो बोल रहा, वो आपको वॉमिटिंग बोल रहा है। He had dined on sweet and sour chicken, egg fried rice। तो एग फ्राइड राइस से हमारा क्या पक्का हो गया, हम लोगों ने सीरियस तो पक्का कर लिया, लेकिन सीरियस तो अब दो जगहों पे है, एक इधर भी है एक इधर भी है। तो अब देखें बैसिलस सीरियस, अब क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई ने तो बिल्कुल भी नहीं करानी थी ना फूड पॉइजनिंग। तो यस, जबकि परफ्रेंजेंस हमारा ना सिर्फ बड़ा गंदा गैस गैंग्रीन मायोनिक्रोसिस वगैरह कराता था, वो फूड पॉइजनिंग भी कराता था, और हम लोगों ने शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड की और वॉमिटिंग प्री डोमिनेंट वाली की 3 में ही बात की है। टॉप में स्टैफ ऑरियस, सेकंड पे बैसिलस सीरियस, तीसरे में क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 10-year-old बॉय प्रेजेंटेड टू द ईआर विद कंप्लेंट्स ऑफ इनलार्ज, उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गए हैं, उसको ना कैट स्क्रैच की हिस्ट्री है। तो कैट स्क्रैच में हमारे फॉरेन कान किसके लिए खड़े हो जाने चाहिए, कैट स्क्रैच में बहुत पॉपुलर हमने याद किया हुआ है बार्टोनेला हेंसली, और कैट बाइट में हम लोगों ने क्या रटा लगाया हुआ है, हम लोगों ने कहा हुआ है पास्चुरेला मल्टोसिडा पे टिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जरा कंफर्म कर लेते हैं, कहते हैं लिम्फ नोड का आपने पानी एस्पिरेट किया, वॉर्थन स्टारी स्टेन पे आपको प्लियोमॉर्फिक रॉड शेड बैक्टीरिया नजर आ गए। अच्छा, वॉर्थन स्टारी स्टेन पे डरना नहीं है, ये मैंने भी कभी भी नहीं देखा हुआ, तो इसे बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बस पता हो कि वॉर्थन स्टारी स्टेन पे इस तरह का काला नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारी तो बात इधर ही कैट स्क्रैच पे ही हो गई थी, और बस वॉर्थन स्टारी ने हमारा फर्दर कंफर्म कर दिया कि यस इट इज बार्टनेला हेंसली, ठीक है। अच्छा, एक और जरा ना इसका सब मतलब ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोडों की बड़े होने की बात है ना कि कैट स्क्रैच के बाद, तो फॉर बार्टनेला हेंसली प्लीज ये नहीं भूलनी, ठीक है, ये बड़ा इसका टिपिकल सा फीचर होगा। और एक और याद रखिएगा कि अगर वो इस तरह की हिस्ट्री देता है ना कैट वाइट शाइट की, और उसके बाद कहता है कि उसको चेरी रेड सी लीजन्स बन गई थी, तो उसका एसोसिएशन विद बार्टनेला हेंसली फॉर बेसिलरी एंजियोमेटोसिस नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा, और माइक्रो वालों को बस ये पता हो कि बेसिलरी एंजियोमेटोसिस का वो ये कहते हैं कि क्योंकि इसका ये ब्लूइश सी लीजन होती है, तो और किस में हमने इस तरह की ब्लूइश टेंच वाली लीजन्स पढ़ी थी, हमने कपोसी सार्कोमा में पढ़ी थी। तो वो स्पेशल आपको बोलता है किताब में कि इसको कपोसी से नहीं कंफ्यूज कर देना, और आप दोनों का फ़र्क कैसे करोगे, आप वॉर्थन स्टारी स्टेनिंग कर लो, तो उसमें अगर बेसिलरी एंजियोमेटोसिस ही हुआ तो आपको प्लियोमॉर्फिक रॉडें नज़र आ जाएंगी, ठीक है, जो कि उस स्टेन में आपको काली नज़र आएंगी। अच्छा, फिर है एन 18-year-old मेल वॉज ब्रॉट टू ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, कॉग्निटिव डिसफंक्शन फॉर द लास्ट 3 months। ऐसा ऐसा ज़्यादा होता जा रहा था, उसको मायोक्लोनस भी हो गया, ऑटोनॉमिक फंक्शन ख़राब हो गया,
और इवेंचुअली डायग्नोस हुआ कि उसको सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएनकेफेलाइटिस है। ये किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? ये कॉम्प्लिकेशन होती है मीजल्स की, और अर्ली होती है या लेट होती है? तो काफ़ी लेट होती है, इट कैन अकर सेवरल ईयर्स आफ्टर मीजल्स की इन्फेक्शन, ठीक है। जिसकी अर्ली कॉम्प्लिकेशन है उसमें प्लीज़ नमोनिया नहीं भूलनी, ठीक है। मीजल्स की टॉप मोस्ट कॉम्प्लिकेशन में से नमोनिया होती है। अच्छा खैर, तो वो कहते हैं कि SSPE के लिए अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जाम क्या इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैंने बार बार कहा कि ये सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैनकेफेलाइटिस ये लेट कॉम्प्लिकेशंस में, तो अगर ये लेट कॉम्प्लिकेशन में तो एम तो हर किस आपकी हेल्प नहीं ना करेगी, एम तो एक्यूट चीज़ के लिए होती है, ठीक है। तो इसको तो बाय बाय करते हैं। अच्छा तो वही बात कि एम तो एक्यूट चीज़ का मार्कर होता है, तो ये तो ईयर्स के बाद होती है ये वाली कॉम्प्लिकेशन, तो एम तो नहीं हो तो होगा ना इस वक्त एलिवेटेड। फिर एक रिपीटेड MCQ है, 16-year-old विद ब्लडी डायरिया, हिस्ट्री ऑफ हैविंग अनपास्चराइज्ड मिल्क, मोटिलिटी आपको ब्रूसेला ट्रिप्टिकेज सोय ब्रॉथ में नज़र आ गई है, तो किस मीडियम पे इस ऑर्गेनिज्म को कल्चर करें? तो अच्छा ये ना रिपीटेड MCQ है, और इसने हमें शुरू में भी ट्रिक करने की कोशिश की थी। उसने हमें क्या मसला हमारा किस तरह ख़राब करने की कोशिश की थी, जब उसने कहा था कि ब्रूसेला ट्रिप्टिकेज सोय ब्रॉथ, और हम लोगों ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि नहीं हम ब्रूसेला ट्रिप्टिकेज सोय ब्रॉथ से नहीं ट्रिक होंगे। हमें पता है कि अगर वो अनपेस्चराइज मिल्क के बाद डायसेंट्री की बात कर रहा है तो ये कौन है? तो ये कैम्पाइलोबैक्टर है, तो कैम्पाइलोबैक्टर भी सोय ब्रॉथ में एनरिच हो जाता है, ठीक है। तो उस कैम्पाइलोबैक्टर के लिए हम कौन सा मीडियम लगाएं? हम स्किरोज मीडियम लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि कैम्पाइलोबैक्टर स्किरोज मीडियम, बस इतनी एसोसिएशन। जो माइक्रो वाले हैं वो प्लीज़ ये भी याद रखें कि इसमें एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, तो कोलिस्टिन, वैंकोमाइसिन और ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है। CVT मैंने याद किया है, C कोलिस्टिन, V वैंकोमाइसिन और T ट्राइमेथोप्रिन, CVT। अच्छा फिर है रिगार्डिंग क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अच्छा अब ना इस MCQ की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई भी आंसर फुली करेक्ट नहीं है, तो हम जो लीस्ट इनकरेक्ट है ना हम उस पर टिक लगाएंगे। और ये MCQ ना इस फाइल में बड़ी दफ़ा डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आए, तो बस इसका एक कॉन्सेप्ट याद कर लें, उस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ना आपका कभी MCQ गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा वन बाय वन चलाते हैं। अकर्स इन ऑल हॉस्पिटलाइज पेशेंट, नहीं, हर कोई जो एक हॉस्पिटल में होता है उसको तो नहीं क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का डायरिया होना शुरू हो जाता। इज ट्रीटेड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफेलोस्पोरिन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो कहते थे जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है उनसे तो उल्टा होता है सिविल डिफिसाइल डायरिया। इज इम्प्रूव्ड बाय गिविंग PPI, नहीं, हमने PPI का एसोसिएशन पढ़ा था कि ये भी प्रीडिस्पोज करा सकती हैं टू सी डिफिसाइल डायरिया। इज ऑलवेज फेटल, नहीं ये भी बिल्कुल भी नहीं, फिर तो इस लिहाज से तो जो ऑगमेंटिन खाने के बाद जिसका पेट खराब हो रहा है वो तो मर जाए। तो इज नेवर कम्युनिटी एक्वायर्ड, अच्छा ये ना लीस्ट इनकरेक्ट है, वैसे पता हो कि बात रॉन्ग है। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल हैज फीको ओरल ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट बेस्ड ट्रांसमिशन, तो ये बात ठीक नहीं है, इट कैन बी कम्युनिटी एक्वायर्ड, ठीक है। इसीलिए जो स्पेशली बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर कोई सी डिफिसाइल कोलाइटिस किसी का पॉजिटिव आ जाए तो स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का आप स्पेशल नोट डालते हो, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। हाँ अच्छा ये बड़ा एक ट्रिकी MCQ है, लोग इसको बड़ा गलत कर देते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जो कि MCQ गलत कर चुका है। A 7-year-old boy is recovering from impetigo। अच्छा impetigo में हमने क्या दो प्रॉमिस किया हुआ था कि हम याद रखेंगे, हम टॉप मोस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस याद रखेंगे और सेकंड मोस्ट हम स्टेफिलोकोकस पायोजेनिस याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे ज़रा इनके बारे में देखते हैं क्या वो बताता है हमें। तो एम्पेटिगो के बाद फिजिकल एग्जाम पे ना उसकी हनी कलर्ड क्रस्टें फिर भी नज़र आ रही हैं, वो एक एम्पेटिगो है। उसको क्रस्ट रिमूव किया, उनको कल्चर भेज दिए, तो कल्चर में कौन होगा? वन ऑफ हमारे सस्पिशंस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हो गया। ही इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिकों के बाद उसको फीवर हो गया, डार्क ब्राउन यूरिन आना शुरू हो गया। तो ये कौन है जो पायोजेनिस के बाद डार्क यूरिन का कॉम्प्लिकेशन होता है? इस कॉम्प्लिकेशन का क्या नाम है? अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसका नाम, AGN। तो लैब स्टडीज शो कि ASO टाइटर भी उसका बढ़ा हुआ था, 1:1024 था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली आउटकम ऑफ हिज रीनल डिजीज। अच्छा अब इसमें ना मतलब बंदे की आंख जाती है कि ये अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात कर रहा है, तो बस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले ऑप्शन पर टिक लगाओ और नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। रिकवर, हाँ बट इसका ये है कि वो तो रिकवर करेगा, इसकी मोस्ट लाइकली यही होता है कि आउटकम, आप कितनों को देखा है कि उसका स्किन इन्फेक्शन हुई हो या उसका गला खराब हुआ हो, उसके बाद उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ हो, तो वो बस उसको तबाहियाँ मच गई हो, ऐसा तो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर, ठीक है। तो उसमें B पर टिक लगाना है, ठीक है।
अच्छा, और क्रिसेंट्रिक तो खैर बिल्कुल भी नहीं, क्रिसेंट्रिक तो होता भी इसके साथ नहीं, इसके अंदर तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलाइटिस होता है, ठीक है। और एक और हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया हुआ था कि हम एमसीक्यू पक्का याद रखेंगे कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलाइटिस जो कि पीएसजीएन होता है उसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने वाला। और अगर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में वो रूमेटिक फीवर की बात कर रहा होता जिसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं होती और आपको लंबा प्रोफाइल एक्सेस चाहिए होता है, तो उसमें फिर आप क्या देते हो, उसमें कौन सा हम टिक लगाएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर 2 पे टिक लगाएंगे, ठीक है। और हम लोगों ने क्या एक पक्की बात की थी कि रूमेटिक फीवर में 2 लेटर्स हैं तो इट इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस एजीएन में 3 लेटर्स हैं तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बातें हो गई। फिर आगे चलते हैं रिगार्डिंग कार्बापेनेमेजेस, क्या बात सच है। अच्छा, कार्बापेनेमेज, अब इस तरह के ना एमसीक्यू से डरना नहीं है, ये यूजुअली ना बड़े सिंपल कॉमन सेंस वाले होते हैं। कार्बापेनेमेज नाम से ही पता चल रहा है इट विल बी एन एंजाइम जो कि कार्बापेनम की दवाई को तोड़ है, एज कर रहा है उसको, ठीक है, लाइज कर रहा है। तो ज़रा इसका ठीक ऑप्शन ही पहले पढ़ लेते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं सारे सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। दीज आर बैक्टीरियल एंजाइम्स दैट डिग्रेड पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मैक्रोलाइड। अब नहीं, उस बेचारे का नाम मैक्रोलाइडेजेस थोड़ी है, वो तो कार्बापेनेमेज है, तो वो तो इधर तक ही वो कार्बापेनेम्स पे ऐड करेगा, कार्बापेनेम्स का बेचारों का नाम ही इधर नहीं है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस ऑफ मोस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। तो नहीं, पॉजिटिव में ये नहीं होते, ये नेगेटिव में होते हैं। डोरीपेनम इज एन ऑप्शन अगेंस्ट दीज एंजाइम्स। नहीं, डोरीपेनम बेचारी कार्बापेनम है ना, तो इसका कोई स्पेशल इसको प्रोटोकॉल थोड़ी देना है, ये भी बेचारी लाइज हो जाएगी। द ओनली ऑप्शन अगेंस्ट दीज इज कोलिस्टिन। नहीं, तो दुनिया में अकेली कोलिस्टिन की दवाई तो नहीं बच गई, तो इसका ये वाला आंसर ठीक है कि इसके लिए जो कार्बापेनेमेज प्रोड्यूसर है ना, आप कैज़ावी भी टेस्ट करो, मीरोवेवर भी टेस्ट करो, कोलिस्टिन, एस्ट्रोनैम, टाइजी, फॉस्फो, वट यू कैन आप लगाओ, ठीक है। अच्छा, फिर फैमिली वेंट फॉर आउटिंग शाउटिंग, उसके बाद उसका लोकल लेटर 3 आवर्स लेटर 3 मेंबर्स को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। तो हम क्या बात करते थे कि शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड हो और उसके बाद वॉमिटिंग ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फीचर हो कंपेयर टू डायरिया। तो क्या 3 हमने अब बना लिए में, ऑरियस होगा टॉप पे, ऑरियस नहीं तो सीरियस होगा, सीरियस नहीं तो परफ्रेंजेंस होगा, ठीक है। तो अब ज़रा ढूंढते हैं, तो थैंकफुली नाम दिया ही नहीं हुआ बट आंसर लिखा हुआ है उसने। देखिए, हमने बात की थी जो स्टाफ ऑरियस का एंटेरोटॉक्सिन है, जो फूड पॉइजनिंग वाला टॉक्सिन था, दैट इज अ सुपर एंटीजन। तो यस, कि आपके खाने में उसका प्री फॉर्म्ड एंटेरोटॉक्सिन आ जाता है, तो वो एंटेरोटॉक्सिन एक्ट्स लाइक अ सुपर एंटीजन और आपकी दवाइयाँ मचा देता है, ठीक है। अच्छा, हल्का सा ना ज़रा बस माइक्रो वाले, क्योंकि ये एक चीज़ पूछी जाती है, उनके लिए कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि सिंपल टॉक्सिन और सिंपल एंटीजन और सुपर एंटीजन के दरमियान फ़र्क क्या है, मतलब बात क्या हो रही है। अच्छा, नॉर्मल ना एक कॉन्सेप्ट बताओ कि जब एंटीजन आता है ना, तो वो जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एपीसीज जो होते हैं, वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। खाने के बाद ना वो उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके फिर MHC2 के जरिए प्लेट पे रख के प्रेजेंट करते हैं टू टी हेल्पर सेल। तो वो टी सेल रिसेप्टर के थ्रू डिटेक्ट करता है, कहते हैं हाँ यार, फलां वाला एंटीजन है, बड़ा अच्छा प्रोसेस होकर इसने मुझे प्लेट पे रख के दिया है, तो मैं इस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक टी सेल्स बनाता हूँ, स्पेसिफिक किस्म के साइटोकाइंस एज नीडेड, सिर्फ उन्हीं को रिलीज कराऊंगा। मैं पूरी दुनिया के साइटोकाइंस को नहीं रिलीज करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, मैं पूरी दुनिया के टी सेल्स को नहीं बुलाना शुरू कर दूंगा। बट इन द केस ऑफ सुपर एंटीजन क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ना बेचारा उसको प्रोसेस नहीं करता, वो डायरेक्ट MHC2 पे प्रेजेंट हो जाता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग। देखें, ये डायरेक्ट आके लग गया। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका टी सेल होता है, जिस टी सेल ने स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करना था, अगर वो प्रोसेस होके आता, ये तो प्रोसेस होके आया ही नहीं, ये तो मोटे का मोटा ही आ गया, तो उस मोटू के खिलाफ वो क्या करेगी कि नहीं, ये तो लगता है बड़ी लीथल चीज़ हो गई है, बस नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन करो पूरी दुनिया के टी सेल्स को, पूरी दुनिया की साइटोकाइंस निकाल दो कि ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो बहुत कोई हॉरिबल चीज़ आ गई है, ठीक है। तो बस अन्य वह पूरी दुनिया को एक्टिवेट करा देता है, ठीक है। तो जिससे नॉन स्पेसिफिक टी सेल एक्टिवेशन होती है, पूरी दुनिया के साइटोकाइंस रिलीज हो जाते हैं और तबाहियां मच जाती हैं, ठीक है, यानी आपका इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ना मैंने देखी अच्छी पूरी अंग्रेजी भी लिख दी हुई है, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अ यंग बॉय केस ऑफ ALL आया है, एडमिटेड एट बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, ठीक है, बेचारे को ALL है, BMTC में है वो, डेवलप्ड लाइन, ओहो, अब उस बेचारे को लाइन रिलेटेड सेप्टिसीमिया भी हो गया, यानी उसको सेंट्रल वीनस लाइन लगी हुई थी, कोई पेरिफेरल लाइन लगी हुई थी, तो उसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज करके अंदर आ गया और उसकी तबाहियां मचा रहा है। ब्लड कल्चर पे आपको NLF कॉलोनीज यानी नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स नजर आई हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ऑर्गेनिज्म बड़ा हाईली रेजिस्टेंट है, तो लाइकली वो सूडोमोनास की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करें।
अच्छा, अब हम इसके इस तरह के ना एमसीक्यू से अगेन फिर से बता रही हूँ, डरना नहीं है, ठीक है, ज़रा रूल आउट कर करके करते हैं। अच्छा, अब अगर ऑक्सीडेज पॉजिटिव की बात हो रही है, सूडोमोनास की बात कर रहा होगा ना, तो सूडोमोनास की हम लोगों ने आईआर इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस में क्या बात की थी, हम लोग कहते थे केट वाली दवाइयाँ इसमें इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस में होगी, कभी भी अगेंस्ट सूडोमोनास नहीं काम करेंगी ये। केट से हम क्या याद करते थे, सेफ्ट्राइक्सोन, क्लोरामफेनिकोल, सेफोटैक्साइम, कोट्रामोक्साजोल, ठीक है। तो जो वो कह रहा है कि आईवी सेफ्ट्राइक्सोन अलॉन्ग विद अमिकासिन, तो जो सेफ्ट्राइक्सोन है वो तो इसकी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस में, तो ये वाला ऑप्शन तो मैं नहीं सिलेक्ट करूंगी। मेरोपेनम अलॉन्ग विद कॉट, चलो मीरो तो ओके, बट कोट्रामोक्साजोल तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस में। फिर खाली कोलेस्टिन, अच्छा चलो इसको ज़रा रिव्यू करते हैं, सीओडी को भी ज़रा रिव्यू करते हैं। फिर आईवी सेफेपाइम एंड टाइजीसाइक्लिन, चलो सेफेपाइम इज ओके, बट टाइजीसाइक्लिन टेट्राटाइजी तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस में, जैसे ई से एर्टापेनम है और ए से एम्पेसिलिन ऑगमेंटिन, एम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोवेलेनेट, और खाली अमोक्सिसिलिन, मतलब चारों जो भाई बनते हैं वो ए से आते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस वाले ए, बी और ई ऑप्शंस तो निकल गए। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, देखें बेचारा एएलएल का मरीज है, लाइन रिलेटेड सेप्सिस में चला गया, तो ऑफ कोर्स आप दो ऐसी दवाइयां दोगे कि जो इन सिनर्जी ऐड कर सकें। एक तो दवाई नहीं देंगे ना इस बंदे को, फिर तो आप दोनों दोगे, दो दवाइयां दैट माइक्रो वाले नो कि विल एक्ट इन सिनर्जी विद ईच अदर, तो वो कोलेस्टिन और मीरोपेनम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके बस रूल आउट कर लेना। तो सूडोमोनास की एक इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस प्लीज नॉन माइक्रोबायोलॉजी, और किसी की भी ना याद रखें, सूडोमोनास की याद रख लें, ठीक है। अच्छा, फिर आज का लास्ट एमसीक्यू, प्रिवेंशन ऑफ मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस रिक्वायर्स क्या। अच्छा, मैं अपने एग्जाम में ये वाला भी गलत करके आई थी, प्लीज़ मेरी वाली नहीं गलती करनी। तो सारा कुछ आपका बंद हो सकता है अगर आप कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रिकॉशंस करो। कॉन्टैक्ट बेस्ड सारी क्या है, रूम में एंटर होने से पहले आप हाथ वगैरह धोएं, हैंड वॉशिंग वगैरह करें, रूम से एग्जिट होने के बाद भी करें। रूम में एंटर होने के वक्त आप पीपीई पहन लें, ग्लव वगैरह पहने, गाउन पहने, बट डेडिकेटेड गाउन, डेडिकेटेड ग्लव, ठीक है। वही गाउन पहन के इधर उधर नहीं सारे मरीजों पे जाते रहना। फिर उस पेशेंट का अगर बीपी कफ है तो वो उसी पेशेंट के लिए ही यूज़ हो, उसी पेशेंट पे स्टेथोस्कोप यूज है तो वो उसी पे ही यूज़ हो, अगर अगले पे यूज़ होना है तो बिफोर यूज़ वो डिसइंफेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रिकॉशंस आप करो तो आप काफ़ी बच सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इधर कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह कल 700 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ फ्रीली बता दो।